निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हमारे 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जो हमारी एसएसटी एंड पॉलिटी को जीवन को पढ़ाने का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि छात्रों को भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं की प्रक्रिया को समझाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि छात्र को उनकी समझ से भारतीय संविधान के आदर्शों को समाहित करने के लिए समक्ष करना। या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि छात्र को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों के बीच में अंतर संबंध के बारे में समझाने को कहना या समझ बनाने को कहना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भविष्य में राजनीतिक या राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्रों को कुशल बनाना। देखो भाई, यहाँ कोई राजनीति तो नहीं सिखाई जाती स्कूलों में, है। अगर स्कूल में राजनीति सिखाई जाएगी तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें क्या कह रहा है कि ये तो भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में, मतलब पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, फील्ड में काम करने के लिए छात्रों को कुशल बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। हमारा तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पढ़ाने का उद्देश्य, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है ना। क्योंकि छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताना, छात्र को उसकी समझ और भारतीय संविधान के आदर्शों के बारे में बताना, छात्र को राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच में संबंध बताना। तो ये चीज़ें तो हमारी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारे स्टार्टिंग के, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं सिखाई जा रही है क्लास के अंदर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत, कॉन्टिन्यूअस और व्यापक, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, CCE से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशल हमारे जूनियर SST के पेपर में। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस C है, एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव C है, और एक मूल्यांकन इवैल्यूएशन है E। तो ये CCE से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर जाएगा कि आसान और रटकर अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रभावी चिंतन सोच के लिए कोई रास्ता न देना, बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, या फिर केवल मूल्यांकन के लिए सहशिक्षण पहलुओं पर बल देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, जब हम लोग सतत कॉन्टिन्यूसली तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो एक तो ये हो गया। व्यापक मतलब व्यापक तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करके समझाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो वो हो गया। फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन हमारा हो गया। तो इवैल्यूएशन करना होता है क्योंकि उससे हमें बच्चों के बारे में और अपने पढ़ाने के तरीकों के बारे में सब जानकारी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान CCE मतलब हमारा जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन करा है, एक तो कॉन्टिन्यूसली, एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव और एक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है? हमारा जो CCE है वो किस प्रकार से मदद करता है मूल्यांकन करने में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि स्मरणशीलता तकनीकी को बढ़ावा दे सकता है या देकर। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विभिन्न विषयों के एकीकरण से फरेज करके। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है शिक्षकों को सबसे आसान तरीके से पाठ योजना बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज द ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा कि बच्चे की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को समक्ष करके ये हमारा मदद करता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग होती है? देखो भाई, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसकी उम्र या उसकी एज जो होती है उसके सदस्यों से ज़्यादा होती है या डिफरेंट होती है। तो लोकसभा के होती है क्या, राज्यसभा के होती है क्या, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है क्या, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की होती है क्या? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? देखो, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो तो 25 साल उनकी उम्र होती है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं
तो उनकी भी 25 साल होती है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र जो होती है निम्नतम सदस्य बनने की वो 30 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति की निम्नतम आयु 35 वर्ष होती है। तो राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष में की निम्नतम आयु होती है और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी निम्नतम आयु 35 वर्ष होती है। तो ये डिफरेंट है दोनों में, तो ये आंसर चला जाएगा राज्यसभा इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के सभी अध्याय अनन्य जिसे कहते हैं, अन्यत्र भी जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग मतलब विभिन्न जगह, अलग अलग जगह, ठीक है ना, कहीं भी, ठीक है जी। तो एल्सवेयर शीर्षक के समाप्त होते हैं या शीर्षक समाप्त होते हैं, इनमें से निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के सभी अध्याय के या अध्याय जो होते हैं वो कहीं भी, इतिहास में ना एक शब्द लिखा रहता है कहीं भी, है ना, शीर्षक से समाप्त होते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा जो ऑप्शन दिया गया है। तो अन्य विषयों से संबंधित जानकारी के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय के बारे में जानकारी देने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बाहर के वातावरण में इसी अवधारणा को जानने का अवसर मिल जाए उस वजह से। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों की में घटी घटनाओं की जानकारी देने के लिए। तो कहीं भी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है इतिहास की पुस्तकों में 6 से 6ठी क्लास के बच्चों के लिए, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ही समय में दुनिया के सभी अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी उनको मिल सके। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य विकास नहीं होता है। परियोजना कार्य विकास नहीं होता है किसके कारण, क्या गतिशील के कारण या गतिशीलता के कारण या अभिव्यक्ति के कारण या फिर वह अवलोकन के कारण या अहंकार के कारण। तो अहंकार इसका बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर भाई, क्योंकि अहंकार के कारण जो होता है हमारा वो परियोजना कार्य का विकास नहीं हो पाएगा। नहीं तो गतिशीलता भी जरूरी है, अभिव्यक्ति की भी जरूरी है, इसके अलावा अवलोकन का कारण भी जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है, छात्रों को पैटर्न देखने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ज्ञान को बढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता को बढ़ाया जाता है, अनुकूलनशीलता को बढ़ाया जाता है या विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जाता है। तो जिस समय पैटर्न वाले क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं या फिर कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उससे विवेचनात्मक चिंतन जिसे कह सकते हैं, एक हमें सोचने और समझने वाली जो हमारी सोच होती है उसको बढ़ावा मिलता है ना, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधि करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो हमारी एसएसटी की करिकुलम की प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए असमान शिक्षण के समय और अंक आवंटित करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि लेखक की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों और विषयों को वितरण करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तकों के अंत में एक सूचकांक देना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के बाद में ना तो जो हमारी इस अध्याय के अंदर टेक्निकल वर्ड आए थे या तकनीकी जो शब्द थे या पद थे तो उनको ना बाद में उन्होंने पुस्तकों के अंत में दिखाया और एक सूचकांक दिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, जिससे बच्चों को तकनीकी शब्द जो होते हैं वो समझ जाएंगे, वो बाद में जब जो दिखा देते हैं लास्ट के पेज पे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, वो है हमारा कि उच्च प्राथमिक कक्षा है ना, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के छात्र में निम्नलिखित में से किसको कौशल विकसित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसको
स्किल डेवलप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि तुलना करने और अनुभवों के विपरीत कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सेकेंड है तथ्यों के कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, या फिर दृश्य सामग्री की व्याख्या करने में की क्षमता, या फिर विवेचनात्मक चिंतन। देखो, विवेचनात्मक चिंतन भी इसका सही आंसर है, दृश्य सामग्री की व्याख्या करने की क्षमता भी इसका सही आंसर है, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तुलना करने और अनुभवों के विपरीत कार्य करने की क्षमता भी हमारा सही है। लेकिन तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करना, ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि तथ्यों पर कारण से ज़्यादा ध्यान देना, जो फैक्ट्स होते हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए। मतलब जब हम लोग विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें कहाँ पर भ्रमण करना चाहिए? क्या वो राष्ट्रीय उद्यानों में करना चाहिए, क्या वो हमारा जीव मंडल या बायोस्फीयर में करना चाहिए, या प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालयों में करना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों में किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय जो म्यूजियम होते हैं हमारे, उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए, और जानकारी लेने के लिए, विकास या फिर जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या वो साप्ताहिक आधार पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, क्या बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अलग अलग ग्रेडिंग देकर, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अधिगम अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने की गतिविधि के रूप में मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में एक बात बोल दी गई है कि आत्म जागरूकता का विकास करना, और बच्चे के अंदर जब आत्म जागरूकता का, सेल्फ अवेयरनेस का विकास किया जाता है तो ये बिल्कुल सही चला जाएगा आंसर। तो अधिगम में अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था? तो इंडिया का ऐसा कौन सा एम्पायर था, कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसने व्यापक बहुत ही बड़े स्तर पर सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो आंसर चला जाएगा कुषाण वंश। देखो, सातवाहन वंश जो थे, इन्होंने एक पीतल के सिक्के जारी किए थे, है ना, कभी सुना हमने। ठीक है, इसके अलावा पहली बार सोने के सिक्के जो जारी करने वाले जो साम्राज्य कहा जाता है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर भी किए गए थे। लेकिन कुषाण वंश ने एक सबसे ज़्यादा एक बड़े स्तर पर सोने के सिक्के जारी किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कुषाण डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र का भ्रमण के मुख्य रूप से मदद मिलती है। मतलब एसएसटी के शिक्षण में क्षेत्र का जब भ्रमण करते हैं तो कौन सी जगह पर या किस वजह से हमें मदद मिलती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नीरस मतलब एक हम कह सकते हैं बिना रस वाला, है ना, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन कराने में, या ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा कि शिक्षक के लिए विषयों को पढ़ाने के लिए आसान बनाने में, या ऑप्शन नंबर सेकेंड है संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विभिन्न शासकों के काम की तुलना करने में। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे एसएसटी के अंदर क्षेत्र का भ्रमण करते, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति को जानेंगे, तो यहाँ संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर तकनीकी महत्वपूर्ण उपयोगी है जिसमें किया जाता है, या जो प्रश्न उत्तर तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है जिसमें किया जाता है क्या? तो क्या किया जाएगा? अनुमान पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करने में,
ऑप्शन नंबर सेकेंड है कक्षा को परेशान करने में छात्रों को उलझाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि पहले छात्रों को भ्रमित कर देना, फिर उसके बाद में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, कि पहले भ्रमित कर दिया जाता है फिर उसके बाद उसे समझाया जाता है और टीचर अपने आप को फिर बहुत कुछ समझने लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या फोर्थ है कि छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति और उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति, एक आंसर की उत्पत्ति कैसे हुई है या उनकी सीमाओं के विषय में कहाँ तक वो उत्तर दे पा रहे हैं, कहाँ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इसको जानना या इसको जानकारी देना, तो इसका सही आंसर चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो कि निम्नलिखित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उत्तर जो प्रश्न उत्तर तकनीक है होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बता दिया आपको ऑप्शन नंबर 4 में छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति और सीमा के विषय में जानकारी देना। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इग्नियस रॉक के बारे में। चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है अवसादी, और इसके अलावा थर्ड नंबर की होती है कायांतित, जिसे मेटामॉर्फिक हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया कि आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने और संपीड़न से बनते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। जी भी, अभी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार होता है। जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना गैर क्रिस्टलीय होती है, लेकिन आग्नेय चट्टानें जो होती है ना वो क्रिस्टलीय होती है, चमकीली, क्रिस्टलीय, कठोर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत हो जाएगा और 3 आंसर इसके सही हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल होता है नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी इंडिया में जो लगती है वो 352 आर्टिकल, जो हमारा 352वां अनुच्छेद है ना, 352वें अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा लगती है। और कौन लगाता है? वो लगाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश या किसकी एक रिकमेंड पर, किसकी सिफारिश पर ये आपातकाल लगता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से, या फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों से, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर? तो आंसर इसका चला जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जब एक सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, तब जाकर क्या होता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो इसकी पहली अध्यक्ष पूछी गई है, कौन बनी थी? क्या वो सरला देवी चौधरानी थी? क्या रमाबाई थी? क्या एनी बेसेंट थी? क्या वो डोरोथी जिनराज डासो थी? देखो, 1917 के आसपास में ना इसकी स्थापना हुई थी भारतीय महिला संघ की। तो इसकी अध्यक्ष जो बनी थी ना सबसे पहली, वो थी आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डोरोथी जिनराज डासा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, किसके सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल गई थी? तो क्या वो दादा भाई नौरोजी, क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या एनी बेसेंट, क्या वो जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, दादा भाई नौरोजी ने ना 1885 में, कब? 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। तो तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आई, या फिर पार्टी बहुत उभर कर आई। और इसकी पहली समिट भी जो थी ना वो 1885 में हुई थी मुंबई के अंदर, गोकुल ताज देशपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में, तो वो थे WC बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो थे A.O. ह्यूम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से अलग विकल्प चुनिएगा। अलग बिल्कुल डिफरेंट कौन सा है? तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, ठीक है, तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न सही है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, जब तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न होंगे तो मुक्त अंत वाले प्रश्न भी होंगे, ओपन एंडेड। फिर जांच सवाल होंगे,
जांच करने वाले सवाल भी होंगे वो, या फिर देखो अलग अलग सवाल होंगे, ये सारे के सारे अलग अलग सवाल होंगे, क्या इनमें डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अलग अलग सवाल, अलग अलग सवाल की ही बात क्यों आ रही है, क्योंकि तिथि वाले प्रश्न जो होंगे हमारे, वो जो होंगे वो मुक्त अंत वाले होंगे और वो जांच पड़ताल करने वाले, तो ये तीनों के तीनों मेल खाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्कूल, घर, समुदाय तथा अधिगम के बीच खाई का कारण बन रही है या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए सुराग और सूत्रों का उपयोग। नंबर सेकंड है नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के सभी अध्याय के अंत में उपस्थित होना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भूगोल पाठ्य पुस्तकों में पृथ्वी तथा वहाँ की घटनाओं का अध्ययन करना। तो क्या इसका सही आंसर जाएगा, मतलब कौन सा अधिगम के बीच में खाई बन रहा है, स्कूल, घर और समुदाय, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये बिल्कुल गलत आंसर है, या खाई बन रहा है। क्यों? क्योंकि नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति जो है ना, नागरिक शास्त्र एक प्रकार का सिविक्स है, सिविक्स मतलब हमारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमारी राजनीति है, तो यहाँ स्कूल, घर और समुदाय जो है हमारा, तो ये तो एक सामाजिक तरीके से चल रहा है, जैसे स्कूल में एक व्यवहारिक तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है, घर में भी दिया जा रहा है, समुदाय में भी दिया जा रहा है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, जिसके अंदर लोकतंत्र के बारे में बताना, उसके मुद्दों को बताना कि किस तरीके से राजनीति उभर रही है, किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से लोगों को, समाज को बांटा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी सामाजिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों की प्रस्तुति है। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक जो अलग अलग रूपों में जो है ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग रूपों में ताज़ा पानी, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, समुद्र है, महासागर है, खारा पानी भी है, ताज़ा पानी भी है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ग्राफ होते हैं, जब मैप होते हैं ना, मैप के नीचे कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं, ऐसे ग्राफ में कोई ताज़ा पानी इतने % जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर, ये हमारा कोई खारा पानी इतने ऊपर जा रहा है, ये इसका ग्राफ अलग हो जाएगा। तो जब ग्राफ वाली चीज़ें आती हैं तो वो वेन आरेख या वेन डायग्राम के माध्यम से समझाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो आपका सही आंसर जो चला जाएगा वेन आरेख चला जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है। कौन सा लाभकारी तत्व है हमारा करिकुलम परियोजना का, सामाजिक और संचार कौशलों में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान या आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व जो है वो तो सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि करना ये भी है, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल करना ये भी सही है, आत्मसम्मान को बढ़ाना देना ये भी सही है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से किसने बनवाया था। तो देखो कंदारिया मंदिर खजुराहो में स्थित है और खजुराहो में भगवान शिव जी को समर्पित है हमारा कंदारिया मंदिर। और ये जो मंदिर था वो बनवाया गया था किसके द्वारा, वो है धनक देवा के द्वारा। धनक देवा कौन थे, चंदेल शासक हुआ करते थे। और 1999 में ना ये मंदिर बन के तैयार हुआ था, या फिर इसका निर्माण कार्य कराया गया था। तो ध्यान रखेंगे धनक देवा चंदेल शासक से, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो देशांतर क्या है या क्या चीज़ होती है। तो देशांतर पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमें और चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से जो लाइनें होती है, और ये वाली लाइनें हमारी देशांतर रेखा होती हैं, तो ये एक एंगल भी बनाती है, डिग्री भी बनाती है। तो ध्यान रखेंगे ते उत्तर और दक्षिण में से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी होती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सरकार की शक्तियों के केवल कुछ ही लोगों या समाज के पास होती है,
मतलब कहा जा रहा है कि सरकार की शक्तियाँ केवल कुछ ही लोगों के पास या समाज के पास होती है, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? क्या वो अराजकतावादी है, क्या कुलीन तंत्र है, या फिर राजशाही है, क्या सत्तावादी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कुलीन तंत्र, कुलीन मतलब कुल, जो परिवारवाद जिसे कहते हैं, परिवारवाद का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि सरकार की शक्तियाँ जो है कुछ ही लोगों में, परिवार के अंदर 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो क्या है कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं या 3 लोग हैं, केवल इन लोगों के पास ही क्या है, पूरी की पूरी सरकार की शक्ति है, तो इसलिए इन्हें कुलीन तंत्र कहा जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा और कार्बन तथा अन्य लोह मिश्र धातु को मिलाने से उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, तब यह निम्न में से किस चीज़ में बदल जाती है? मतलब वो कौन सी चीज़ होती है जिसमें से लोहे को और कार्बन अन्य लोहे मिश्र धातु को मिला दिया जाता है तो उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, तो वो बन जाती है फिर क्या? तांबा, चांदी, जस्ता या इस्पात, स्टील बन जाएगी वो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। इस्पात जिसे कहते हैं वो स्टील होता है, स्टील बन जाती है हमारी जब उसमें लोहा बन जाता है, कार्बन या फिर अन्य कुछ लोह तत्व मिल जाते हैं तो। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं है? मतलब लोकतंत्र जो है हमारा है या नहीं है, उसको सुनिश्चित करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? भाई नागरिकों के बीच समानता होनी चाहिए तो सही है, अस्तित्व होना चाहिए सबके, है ना। उसके बाद बहुमत के शासन या फिर मुक्त चुनाव होना चाहिए। देखो मुक्त चुनाव भी होना चाहिए, नागरिकों के बीच समानता भी होनी चाहिए, अस्तित्व भी होना चाहिए सभी लोगों का, लेकिन बहुमत का के शासन जो है ना, मुक्त चुनाव, बहुमत के शासन की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, भारतीय संविधान की मसौदा ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग मतलब मसौदा समिति, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है, ऑप्शन नंबर इज द सही चला जाएगा सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखेंगे राजगोपालाचारी नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति जो भारतीय संविधान जिन्होंने लिखा था उस समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुण या कुल से बुद्ध संबंधित थे? मतलब भगवान बुद्ध जी जो थे वो इनमें से कौन से कुल से संबंधित थे? क्या वो शाक्य गण से थे, क्या वो मल्ला गण से थे, क्या कोलिया गण से थे, या फिर वो ब्रह्मा गण से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शाक्य गण के से संबंधित रखते थे कौन? महात्मा बुद्ध जी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखो अगर हम लोग बात करें आपसे कि ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया के कौन पश्चिमी तट ये वाला हिस्सा है, इधर वाला है ना, तो इस हिस्से में कौन सा है? क्या नाहवा शेवा है, पारादीप है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर नाहवा शेवा। नाहवा शेवा महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई से नीचे दक्षिण में पड़ता है, तो नाहवा शेवा जो है कुछ 13 बंदरगाहों में से सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह में आता है, तो वो है नाहवा शेवा, और वो है हमारा कहाँ पर? पश्चिमी तट पर स्थित है या वेस्टर्न घाट पर स्थित है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की ये, तो ये है हमारा कि सरदेशमुखी क्या था? देखो ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य के अंदर 2 मुख्य कर थे जिनका जिक्र हमें मिलता है, एक तो चौथ कर और एक था सरदेशमुखी कर। तो सरदेशमुखी कर जो था वो पूरी उपज का, जो भी किसान का मतलब अपनी उत्पादन करते थे उस उत्पादन का या पूरी उपज का 10% हिस्सा जो था किसको देना होता था? हम दिया करते थे मराठा साम्राज्य को या फिर शिवाजी को। तो ऑप्शन नंबर इज द इसका चला जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर के उत्तरी क्षेत्र में जमींदारों को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान जो है वो करना होगा या करना था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 60 टॉप क्वेश्चन, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को रंग लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाकर आगे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक नई दिशा या फिर एक नए मुकाम तक पहुंचाने में अपनी मदद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।